स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है इरोडोव की। यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ब्लॉक 1 एंड 2। ठीक है, मासेस दिए गए M1 एंड M2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिए गए हैं उनके। कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइन प्लेन इन दीज बार्स K1 एंड K2, यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पर K1 और K2 के फॉर्म में दिया गया है। K1 की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर फ्रिक्शन का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर फ्रिक्शन का अमाउंट कम है फ्रिक्शन कोफिशिएंट का। क्वेश्चन में पूछा गया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बार्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मोशन इन द प्रोसेस ऑफ द मोशन, है ना। यानी अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, मोशन होगा, तो यहाँ पर जो इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, यानी इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा उसके बारे में आपको बताना है। और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्फा एट विच बार्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। ऐसा क्या कम से कम अल्फा हो ताकि जस्ट नीचे की तरफ मूव डाउन हो जाए। तो पहले तो आप इस प्रॉब्लम को स्क्रीन रोककर खुद अटेम्प्ट करिए, देखिए क्या आपसे बन रहा है। और अगर नहीं बन रहा है तो पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा कि इसके पीछे क्या फंडामेंटल यूज़ किया गया है, देन वी विल कम टू द प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर हम लोग पहले इसके बेसिक पर अपन बातें कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेसिक पॉइंट तो आप ये समझिए कि सर अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए यहाँ पर हमने थीटा एंगल पर एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया। ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये फिक्स्ड है। ठीक है, और इसके ऊपर अपन एक ब्लॉक रख देते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया। ओके, ये m मास का ब्लॉक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से अपन जानते हैं कि नीचे क्या काम करता है, mg साइन थीटा, है ना, और इधर क्या काम करता है, mg कॉस थीटा। mg के कंपोनेंट्स होते हैं, ये नॉर्मल अपना ऊपर काम करता है। ठीक है, और अगर अपना ब्लॉक नीचे की तरफ खिसकता हुआ आ रहा है एट सम एक्सेलरेशन a, तो फ्रिक्शन अपना इस केस में कहाँ काम करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। फ्रिक्शन कितना होता है, तो आंसर है सर म्यू इंटू एन, है ना। अपन फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितनी होगी, म्यू, एन की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, mg cos थीटा है। तो ये अपना फ्रिक्शन हो गया। आप अगर इस फिगर को गौर से देखें और अगर ये नीचे चल रहा है तो इसको नीचे तभी चल रहा होगा जब mg साइन थीटा की वैल्यू बड़ी होगी और पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू छोटी होगी। यानी इस सिस्टम को चलाने के लिए जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ठीक है, ये मान लीजिए नीचे लग रहा है 40, पीछे लग रहा है 10, तो 30 न्यूटन ही होगा जो इसको आगे की तरफ मूव करा रहा है। ये फोर्स है वो जो इस सिस्टम को ड्राइव कर रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये तो फोर्स है, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स में से मास को आप डिवाइड कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है कि एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पर डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी आप यहाँ पर 10 kg रख दें या आप यहाँ पे 1000 kg रख दें, तब भी आपका एक्सेलरेशन यही आएगा अगर आपने म्यू की वैल्यू सेम ले रखी है। ठीक है, क्योंकि मास तो आ ही नहीं रहा ना इसमें। देखिए केवल म्यू आ रहा है, थीटा आ रहा है, मास तो डिवाइड हो गया आपका, तो एक्सेलरेशन, हाँ जी। तो जैसा कि आपने देखा कि एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए, जैसे कि अपन मोशन की इक्वेशन भी तो पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन जो मोशन के पैरामीटर हैं, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, है ना, टाइम उस इक्वेशन में हो गया, ये मास इंडिपेंडेंट है, इसमें मास का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पर भी मास से ये इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए ये अपने पास एक सरफेस है, यहाँ पर एंगल थीटा है और यहाँ पर मैंने पहले 10 kg रखा और म्यू की वैल्यू आपको दे दी 0.5। ठीक है, तो इसको जो एक्सेलरेशन लगेगा वही एक्सेलरेशन लगेगा अगर मैं यहाँ पे कितना रख देता, अगर मैं यहाँ पे 10 kg के बजाय 1000 kg रख देता, तब भी एक्सेलरेशन वही आता। ठीक है, यानी अगर मैं इसको यहाँ से फ्री छोड़ता और ये नीचे की तरफ अगर चलता, तो जो नीचे की तरफ चलेगा वो नीचे की तरफ चलने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता वो सेम ही लगता अगर ये नीचे स्लाइड डाउन कर रहा होता। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो मास से इंडिपेंडेंट है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ बस। ठीक है, चलिए
अब आगे देखिए आप, ये बात तो अपन को समझ आ गई सर कि हाँ यहाँ पर हमारा जो एक्सेलेरेशन आ रहा है वो मास से इंडिपेंडेंट है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर देखिए, ज़रा गौर से देखिए इस चीज़ को, यहाँ मैंने थीटा एंगल ले लिया, यहाँ पर अगर मैं दो मासेस को रख दूँ, एक मास में रख दूँ छोटा m1, ठीक है, और एक में थोड़ा भारी मास ले लूँ, बड़ा मास, जैसे मान लीजिए ये m2 है, ये हल्का मास है, मान लीजिए 5 kg है, और ये अपना 1000 kg है, ऐसे मैंने रख दिया। लेकिन मैं इन दोनों केसेस में यहाँ पर जो म्यू है वो सेम ले लूँ, μ1 μ2 दोनों केसेस में मैंने क्या रखा, सेम ले लिया, ठीक है। तो मुझे बताइए इन दोनों मासेस का एक्सेलेरेशन सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि म्यू तो हमने सेम ही ले रखा है सर। अगर मैंने म्यू सेम ले रखा है, जी साइन थीटा, थीटा भी दोनों के लिए एक ही है, एक ही इंक्लिनेशन पे रखे हैं, तो जो एक्सेलेरेशन इस वाले का होगा वही एक्सेलेरेशन इस वाले का होगा। और बेटा अगर इंक्लाइन प्लेन पर दोनों बॉडी सेम एक्सेलेरेशन से आ रही हैं, यानी इसका एक्सेलेरेशन भी सेम है और ऊपर वाले का भी एक्सेलेरेशन सेम है, तो इनके बीच में नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। यानी इनके बीच में जो नॉर्मल लगेगा 1 और 2 के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्यों सर? ऐसे सोच के देखो कि मान लो आपने एक बड़ा सा बॉक्स किसी आदमी के सर पे रखा हुआ था और वो आदमी किसी बिल्डिंग के टॉप से नीचे कूद रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। तो अगर वो आदमी नीचे फ्री फॉल कर रहा है तो यहाँ पर बॉक्स का एक्सेलेरेशन भी जी है, आदमी का भी एक्सेलेरेशन जी है, दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं। तो बॉक्स और पर्सन के बीच में फिर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, यानी आदमी को कोई भी दबाव महसूस नहीं होगा। अगर दोनों बॉडीज़ के सेम एक्सेलेरेशन आ रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? चलिए अब अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा और सोचिए और मुझे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने यहाँ पर एक बॉक्स लिया, ठीक है, वही अपना हल्का बॉक्स ले लेते हैं, एक अपना थोड़ा भारी बॉक्स ले लेते हैं ऐसे करके, एक m1 है और एक क्या अपने पास m2 है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ का फ्रिक्शन μ1 और यहाँ का फ्रिक्शन μ2 में जो μ2 कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को छोटा ले लेता हूँ, ठीक है, या एक काम करते हैं, μ2 की वैल्यू बड़ी ले लेते हैं, μ1 की वैल्यू छोटी ले लेते हैं। अब ज़रा सोच के देखिए किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा, किसका एक्सेलेरेशन कम होगा। देखिए गौर से देखिए, पहले वाले का एक्सेलेरेशन a1 लिखिए तो क्या होगा, g साइन थीटा माइनस μ1 g कॉस थीटा, यही तो होगा पहले वाले का एक्सेलेरेशन। और भाई दूसरे वाले का अगर एक्सेलेरेशन लिखना चाहते हो इस वाले का, तो वो एक्सेलेरेशन कितना होगा, g साइन थीटा माइनस μ2 g कॉस थीटा। अब अगर आप एक चीज़ गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि μ2 की वैल्यू बड़ी है, यानी यहाँ g साइन थीटा तो देखो दोनों में आ रहा है, यानी नीचे तो दोनों को सेम ही एक्सेलेरेशन लग रहा है, बट अपोज करने वाला जो रिटार्डेशन है वो ये अमाउंट बड़ा है, क्योंकि μ2 बड़ा है तो इसका रिटार्डेशन ज़्यादा होगा, इसका रिटार्डेशन कम होगा, यानी अपोज करने वाली क्वांटिटी इसकी बड़ी है और इसकी अपोज करने वाली क्वांटिटी छोटी है। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि a1 की वैल्यू बड़ी होगी और a2 की वैल्यू छोटी होगी? सोचिए, अपोजिशन ज़्यादा है तो ये स्लो डाउन हो जाएगा, इसका अपोजिशन कम है तो ये फास्ट हो जाएगा। अच्छा सोच कर देखो, आपने इन दोनों ब्लॉक्स को रिलीज़ किया ऊपर से, और जिसमें पहला वाला ब्लॉक तेज चलने लगा और पीछे वाला ब्लॉक स्लो डाउन हो गया है, तो क्या ये कांटेक्ट में रहेंगे? आंसर है सर नहीं रहेंगे, ये तो अपना आगे भाग जाएगा। तो भाई अगर ये आगे भाग जाएगा और कांटेक्ट रहेगा ही नहीं, तो इन केस में भी नॉर्मल क्या हो गया, 0, क्योंकि नॉर्मल के लिए कांटेक्ट रहना भी तो कंपलसरी है भाई। यानी यहाँ पर हमारे इस केस में भी नॉर्मल क्या हो गया, 0। इस केस में भी अपना नॉर्मल क्या था, यहाँ पर क्या निकला था अपना नॉर्मल, 0। ठीक है भाई, यहाँ पर भी नॉर्मल 0। अच्छा एक केस और बना के सोचते हैं, थोड़ा एनालिसिस करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तभी, है ना। चलिए थोड़ा और सोचते हैं, आप ही लोग बताइएगा। मुझे बताइए, अब की बार एक काम करते हैं, μ1 की वैल्यू बड़ी ले लेते हैं और μ2 की वैल्यू छोटी ले लेते हैं। देन थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन। इसका अपोजिशन ज़्यादा होगा और इसका अपोजिशन कम होगा। मतलब क्या हुआ, a2 अपने एक्सेलेरेशन को बड़ा करना चाहता है और a1 अपने एक्सेलेरेशन को छोटा रखना चाहता है। देखिए इसका अपोजिशन ज़्यादा हो रहा है और इसका अपोजिशन कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये फास्ट चलना चाहता है और ये स्लो चलना चाहता है। सोचो आप जा रहे हो और आपके पीछे वाला जो धक्का आपको दे रहा है वो फास्ट चलना चाहता है, तभी तो दोनों के बीच नॉर्मल आएगा, तभी तो कांटेक्ट यहाँ पर आएगा, तभी तो एक दूसरे पे धक्का देंगे, और जब बॉडीज़ एक दूसरे को धक्का देंगी तभी तो नॉर्मल आता है।
यानी इस केस में नॉर्मल आएगा। टेंडेंसी जरूर है इसकी तेज चलने की, है ना, दूसरे पर, बट ये तेज चल नहीं पाएगा क्योंकि आगे वाला भी तो कांटेक्ट में ही है, ऐसा थोड़ा ना है, उसके साथ ही साथ तो चलेगा, लेके तो साथ ही आएगा, बट टेंडेंसी होनी चाहिए इसकी तेज चलने की। तो जब आपके साथ अगर कोई दो लोग खड़े हैं और आप अगर तेज चलना चाहते हो, आगे वाला अगर तेज चलना चाहता है तो इनके बीच गैप आ जाएगा। लेकिन अगर पीछे वाला तेज चलना चाहता है, पीछे वाला पर्सन आपसे तेज चलना चाहता है, तो आपको धक्का मारेगा तो नॉर्मल आएगा। और अगर दोनों एक ही एक्सेलेरेशन से चलना चाहते हैं तो फिर इनके बीच में उस केस में भी हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट दिख रहा हो, बट नॉर्मल केस, इस केस में क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो यहाँ पर अभी जो मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्मल जीरो नहीं होगा। आप समझ गए कब कब नॉर्मल जीरो होगा, यहाँ आपको दिख रहा है। अगर एक्सेलेरेशन दोनों के सेम हो गए तो नॉर्मल जीरो होगा। पीछे वाला स्लो हो गया, आगे वाला तेज हो गया तो नॉर्मल जीरो हो गया। पीछे वाला तेज होना चाहता, आगे वाला स्लो हो गया तो नॉर्मल जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इतना बेसिक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तभी ये दिया गया जो इरोडोव का प्रॉब्लम, इसमें आप देखिए इसका जो रिटार्डेशन है वो ज़्यादा दिया गया है और इसका जो कॉफिशिएंट दिया गया है वो कम दिया गया है, यानी तभी हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए ही ऐसी प्रॉब्लम बनाई गई। क्लियर है सभी को? अच्छा सोचिए, आपको नॉर्मल निकालना है अगर यहाँ पर, तो कैसे सोचेंगे आप इस बारे में, कैसे सोचेंगे ज़रा गौर से देखिए। क्या करना चाहिए आपको करना ये चाहिए, सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। आते हैं अपनी इरोडोव के सोल्यूशन पे। ठीक है, और यहाँ पर बॉक्स रख दीजिए। सर ये रहा अपना M1 और ये रहा सर अपना M2। ठीक है, और ये रहा अपना थीटा। यहाँ पर उन्होंने K1 K2 लिया, हम μ1 μ2 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, नोटेशन ही तो है। क्या फोर्सेस लग रहे होंगे ज़रा देखिए, इनके बीच में नॉर्मल भी होगा। ऐसे मैं नॉर्मल बना देता हूँ, इसको नॉर्मल चलिए इधर से ऐसे लगेगा, इसको नॉर्मल n ऐसे लगेगा, ये वाले कॉन्टैक्ट नॉर्मल मैंने बनाए हुए हैं। नीचे क्या काम करेगा इसका M1g साइन थीटा नीचे काम करेगा। ठीक है, अगर ये नीचे स्लाइड डाउन कर रहा है तो फ्रिक्शन इस पर कहाँ करेगा, पीछे। इस पर भी फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, पीछे। इसका नीचे क्या काम करेगा, M2g साइन थीटा, है ना, इस पर भी फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, पीछे। तो भाई इस लाइन के लॉन्ग अगर मैं इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो मैं इजीली इसको समझ सकता हूँ। मान लेते हैं कि ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहे हैं, तो आप इसके इजीली फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो कि सर मेरा जो ब्लॉक M1 है ना, उस ब्लॉक M1 के लिए अगर मैं डायग्राम बनाने बैठूँ तो उसके लिए कुछ ऐसे होगा कि इस तरफ काम कर रहा होगा M1g साइन थीटा, और सर पीछे फ्रिक्शन काम कर रहा होगा जो कितना होता है पता है आपको, μ1 M1g कॉस थीटा। यस और नो? और नॉर्मल इस पर कैसे काम कर रहा होगा, इस पर नॉर्मल कुछ ऐसे काम कर रहा होगा n। और कोई फोर्स होगा नहीं सर, एक्सलेट भी कर रहा है ना नीचे की तरफ ए एक्सेलेरेशन से, तो आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो। आगे लगने वाला फोर्स है सर mg साइन थीटा, और आगे कौन लगने वाला है n, पीछे कौन लगने वाला है अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलेरेशन, उसको माइनस कर दो, m1g कॉस थीटा। दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास कितना हमारा इस केस में बताइए ज़रा, मास है हमारा m1 और एक्सेलेरेशन कितना है a। ठीक है, तो ये आ गया अपना, कोई दिक्कत इसमें नहीं, एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे ही आप इसकी इक्वेशन भी बना सकते हो। फिर इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है, फिर बचा क्या प्रॉब्लम में। आपको जो कुछ भी पूछेगा आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा पर्पस था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताना। नीचे इसका भी M2g साइन थीटा लग रहा होगा, इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा है नॉर्मल फोर्स। इसका अपना फ्रिक्शन इसका भी पीछे ही काम कर रहा है, कितना, μ2g कॉस थीटा है, M2 भी है ना। और कोई फोर्स देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं सर, ये फोर्सेस लग रहे हैं। एक्सेलेरेशन इसका कितना है a, इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, क्या बनेगी बताइए ज़रा, M2g साइन थीटा है ना, अपोजिट में कौन कौन है, n है, और कौन कौन है, M2 μ2g कॉस थीटा इज इक्वल टू M2a। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्या करना है भाई, इन इक्वेशंस को सॉल्व भी तो करना है, और सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे, कैलकुलेशन ही तो है सर। बोलो कर हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा ना, इजी है, कर सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अटेम्प्ट कर लीजिए इसको। अब इरोडोव की प्रॉब्लम में जो बी पार्ट पूछा गया ना, देखिए जरा बी पार्ट में क्या पूछा, मिनिमम वैल्यू कितनी कर दूं मैं इसकी। तो भाई मान लो अभी इसकी वैल्यू अल्फा है और ये जस्ट स्लाइड डाउन होने वाला है। जस्ट स्लाइड डाउन होने में अपन मान सकते हैं कि अभी एक्सेलेरेशन 0 है, बस जस्ट थोड़ा सा भी अगर अल्फा इससे आगे बढ़ा तो ये चल देगा, है ना। लिमिटिंग केस लेना आपको,
तो लिमिटिंग केस के लिए इजिली आप सॉल्व कर सकते हो कि जस्ट अगर ये स्लाइड डाउन करना चाहता है तो दोनों का फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे, और दोनों का जो नीचे की तरफ लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, देखो जरा, m1g साइन अल्फा और m2g साइन अल्फा नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना, यही तो होगा। और पीछे दोनों का फ्रिक्शन होगा, कितना होगा, μ1 m1g कॉस अल्फा प्लस μ2 m2g कॉस अल्फा। भाई मैंने यहाँ पे इसको ना μ1 और μ2 मान रखा है ना कॉफिशिएंट्स को, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। और जस्ट चलने वाला है तो अभी एक्सेलरेशन आप क्या ले सकते हैं, 0। जस्ट ये चलने वाला तब होगा जब ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, ठीक है। नॉर्मल क्यों नहीं लिखा, लिख लीजिए नॉर्मल, नॉर्मल दोनों में लिखेंगे आप तो उससे कुछ होगा नहीं, ये इंटरनल फोर्स की तरह कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। तो ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करिए, इसको इसके बराबर कर दीजिए, बस जो भी कुछ इक्वेशन है उसको सॉल्व कर दीजिए, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करके फाइनल आंसर को क्रॉस चेक करिए।